वेलकम टू आवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज अभी तक हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट के 1 to लेके 6 तक के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं विद डिटेल सोल्यूशन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस नंबर 7। और हमारे पास 8 और बचे हुए हैं प्रैक्टिस 15 क्योंकि हमने कराना है। और 15 प्रैक्टिस सेट के बाद मैं आपको घटना चक्र यूथ का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि हमने टारगेट रखा है 100+ प्रैक्टिस सेट का। तो ये मैं इस चैनल में आपको करा के रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग बिहार टीआरई 3.0 का जो भी लोग बिहार बीपीएससी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम टीआरई है शिक्षा से रिलेटेड है 3.0 की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए मैंने बिहार स्टैटिक्स और उसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। और वो आपका जो चैनल है वो चैनल आपको मिल जाएगा, उसका नाम है टीचर वाला एग्ज़ाम। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं टीचर वाला एग्ज़ाम करके। तो टीचर वाला एग्ज़ाम ये येलो कलर का इसमें थंबनेल होगा, मतलब आइकन उसमें लिखा होगा टीचर वाला एग्ज़ाम ऐसा करके। तो आप उससे जाके वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिटेल बिहार स्टैटिक बुक वाइज करा रहा हूँ। देखो क्योंकि देखो यार, स्टैटिक का कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता कि 100 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, 100 में से 1 फंस गया, 2 फंस गया। आप जब तक मैं पूरी बुक के प्रॉपर बुक की तरह आपको रिवीजन करा रहा हूँ, पूरी बुक का रिवीजन करा रहा हूँ। और 1 मई से मैं वहाँ भी आपका टीआरई 3.0 जो आपकी टीआरई 3.0 है, टीआरई 3.0 उसके कम से कम मैं 100 प्रैक्टिस सेट पूरी मई में कराने वाला हूं। तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जो भी लोग टीचर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। वहाँ पे मैं आपको आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी भी करा रहा हूँ। जो आदित्य पब्लिकेशन का जो नया संस्करण आया है, मैं उसकी भी 1 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक टॉपिक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि आपकी आदित्य पब्लिकेशन से हिंदी से रिलेटेड है। तो आप वहाँ से जाके उसको भी कवर कर सकते हैं। तो आप अपना उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर जो बच्चे नहीं ढूंढना चाहते तो वहाँ से जाके ढूंढ ले सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। रोज़ की तरह हम लोग हिंदी वाला पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी शब्द में क्या कह रहा है, हिंदी परिज्ञान और लेखन की बात करते हैं। तो इनमें से क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, आपसे पूछ रहा कौन सा नहीं है। तो दंती हाथी का होता है, करी हाथी का होता है, हस्ती हाथी का होता है, मगर हस्त हाथी का नहीं होता, क्योंकि हस्त माने हस्त का हाथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, पहाड़ का निचला भाग। पहाड़ का निचला भाग क्या होता है, ये कहलाता है कि उपत्यका। क्या कहलाता है, उपत्यका। उसके बाद निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा, भाई पुल्लिंग बताओ। क्षमा दिया जाता, घटना हो गई, क्षेत्र कहाँ पे है, ये रीति चली आई है। तो बताओ इसमें पुल्लिंग कौन सा बन रहा है, तो क्षेत्र। क्षमा दी गई, घटना घटी, रीति चली आई है, तो क्षेत्र कहाँ का है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है, हीरा बनाया जाता, हीरा है, पीतल है, अस्त्र है, यमुना है। इसमें जो पुल्लिंग शब्द है ये कौन सा नहीं है, यमुना। नदी है, नदी सभी किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं, कुछ 1-2 को छोड़ के। अप्राणीवाचक शब्दों को के लिंग का निर्णय का आधार होता है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या होता है, तो इसका आधार होता है ए और बी दोनों सही है। इसमें मतलब उनके साथ प्रयुक्त किया क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण और क्रिया, ये दोनों होने चाहिए। निम्नलिखित में से बंधु शब्द का बहुवचन क्या हो सकता है। बंधु शब्द का बहुवचन होता है बंधुओं। इसमें क्या है, सिंपल है। आदर देने वाला बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है बहुवचन का। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। चमच मात चंचल नयन बिच घूंघट पर छीन, अब मानहु सूर सरिता विमल जल उद्धात युग मीन। इस पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या यहाँ पे पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। श्रृंखला मूलक अलंकार कौन सा नहीं है, तो यह है काव्यलिंग। काव्यलिंग आपका श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। मुखचंद्र शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास होता है, तो मुखचंद्र में आपका कर्मधारय समास होगा। मुख के समान चंद्र देखना, जिसका समास विग्रह चंद्र रूपी मुख है, तो इसका कर्मधारय समास आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11th की बात करते हैं। व्यवहार का सही संधि विच्छेद बताइए। भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद बताइए। तो व्यवहार का होता है वी धन अवधन हार, वी धन अवधर हार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए पार्ट हो जाएगा। नायक का संधि विच्छेद बताइए। तो नायक का संधि विच्छेद देखो,
मैंने आपको बताया था कि नायक अगर बड़ा आ रहा है तो नए धनक बनेगा, ठीक है। अगर नायक होता, छोटा आ होता तो नो धनक बनता, ठीक है, ने धनक बनता, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, जैसे पावक 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 और पावक, तो पावक है तो पो धन अक, सॉरी, ठीक है। इस चीज़ में तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, नायक है तो नए धनक बन जाएगा। जैसे पावक होता, पावक होता तो क्या बनता, पाय धनक। और सपोज डैट इसकी जगह अगर आपका पावक बस, सॉरी, पावन बस होता तो पाय धनन हो जा, वो पाव धन पो धनन हो जाता, ठीक है। तो इस तरह, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट हो जाएगा, नए धनक, नए धनक। थर्ड का निर्भय का संधि विच्छेद बताइए। निर्भय का संधि विच्छेद होगा आपका निधन भय, विसर्ग संधि आती है इसमें, निधन भय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ओके 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 14 नंबर, ओके। गीतांजलि का संधि विच्छेद बताइए। गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गीत धन अंजलि, ये लास्ट सेशन में हमने किया था। चलिए अब बात कर लेते हैं पैसेज 15 से 19 का आपका गद्य है। चलिए पढ़ते हैं, गद्य पढ़ना जरूरी है। आधुनिक मानव चिंतन प्रक्रिया पर ही विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है। आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा से ही परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। किंतु इस तथ्य का एक दूसरा पहलू भी है। वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियां कम कर दी हैं, उससे मानव मानव के अंतर घटा है, जिससे कई पुराने मूल्यों को ही नए आयाम मिले हैं। जो सहयोग छोटे ग्राम या समाज तक ही सीमित था, अब विश्वव्यापी बनता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय वाद पर अधिक बल दिया जाने लगा है। युद्ध पहले से अधिक ग्रहित और ठहराया जाने लगा है। समता भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्यों हो गया। इसलिए ये कहना तो उचित नहीं जान पड़ता कि नए मूल्यों का विकास नहीं हुआ, किंतु संप्रति इतना आवश्यक है कि कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका है कि पूरी मूल्य व्यवस्था दे सके। अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधन में ही रही है। इसके अनुसार चलिए पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी ने एक दो बार और पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विज्ञान में हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार का प्रभाव डाला गया। तो इसमें आपका डाला गया, हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी में परखने लगे। सही है, राइट आंसर ए पार्ट ही। वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है। वैज्ञानिक चिंतन से किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, तो ये हुआ, हमारी भौतिक दूरियों सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास हुआ। तो बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान में किन नए मूल्यों का निर्माण में सहयोग दिया गया है। तो ये दिया गया है, मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर खड़ा किया जा सके। चलिए, क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नहीं, अधिकांश पुरातन मूल्य ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। उपर्युक्त गद्य का अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका उपर्युक्त शीर्षक विज्ञान का महत्व। चलो नेक्स्ट पॉइंट में, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ होगा डपोर शंख होना, होता नहीं कि तुम बहुत बड़े डपोर शंख हो। बे सिर पैर की बातें करना, जैसे फेंकना, बातें करना, फेंक देना कुछ भी। आसमान से गिरा खजूर पर लटका लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा। इसका है एक नई मुसीबत पर पड़ना। फिर उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा। तद्भव का मतलब नया, उच्छ्वास मतलब पुराना। तो इसका जो तद्भव होगा वो होता है उसास। क्या हो जाएगा, उसास। क्या हो जाएगा, उसास। क्या हो जाएगा, उसास। निम्नलिखित में से कड़वा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तत्सम मतलब पुराना, कड़वा का पुराना, कड़वा क्या होता है, कटु। कटु का कड़वा का कटु होगा, ठीक है। ये इसका तत्सम, ये किसका तत्सम है, चने का। महार्घ किसका, महंगा का। महंगा का तत्सम क्या है, महार्घ। और कति किसका है, कई का कति होता है, ठीक है। जामुन शब्द का तत्सम रूप है। जामुन शब्द किसका तत्सम रूप है, तो यह है जम्बू। जम्बू का तत्सम रूप है जामुन। जम्बू का तत्सम रूप है मतलब जामुन का तत्सम रूप है मतलब पुराना क्या होगा, जम्बू। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पीयूष भी होता है, और क्या होता है, सुधा भी होता है, अमी भी होता है, मगर गरल नहीं होता, तो गरल राइट आंसर। गजवंदन का पर्यायवाची क्या है, बताइए। गजवंदन का पर्यायवाची क्या होगा, तो गजवंदन का सही पर्यायवाची है गणपति। पेतारक, पेतारक किसका पर्यायवाची, तो पेतारक है आपका ठग का। ठग का पर्यायवाची क्या होता है, पेतारक होता है। ज्ञानी का विलोम क्या होता है, अज्ञानी। सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ज्ञानी का क्या होता है, अज्ञानी।
तो इसका ए पार्ट हो जाएगा। क्षणिक, क्षणिक का विलोम क्या था? क्षणिक का मतलब बहुत ही कम समय के लिए, क्षणिक का मतलब शाश्वत, बहुत समय के लिए। स्वजाति का विलोम क्या होगा? स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? विजाति। स्वजाति का क्या होता है? विजाति हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, तो ये खत्म हो गया हिंदी। समान बुद्धि परीक्षण में आ जाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस समस्या के निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अभी क्या समय हो रहा है? मिनट और घंटा दोनों के कांटों में एक ही दिशा में इंगित कर रहे हैं। मिनट और घंटा दोनों के कांटे विपरीत दिशाओं में इंगित कर रहे हैं। मिनट और घंटा दोनों समय कांटे के लंबवत दिशा में इंगित कर रहे हैं। समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। तो बताइए, जब तक हमें कुछ दिया नहीं गया है, कुछ डायग्राम नहीं दिए गए, तो हम किसी भी समस्या का हल इसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या बज रहा है। आपको कथनों में एक जोड़ी बतानी है। ए एन एक शुद्ध वर्ग है, बी एम एक शुद्ध घन है। दिए गए में से उपयोग करके निम्नलिखित सवाल का उत्तर दिया जा सकता है कि नहीं। क्या एम एक्स एन एक शुद्ध वर्ग है? क्या एम एक्स एन एक शुद्ध घन है? क्या एम एक्स एन एक अभाज्य संख्या है? क्या एम एन एन 1000 से अधिक है? तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। अब देखो बेटा, यदि एन एक शुद्ध वर्ग है और एम एक शुद्ध घन है तो निश्चित है कि क्रॉस है, ये क्रॉस का साइन है एन। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, एम एक्स एन एक कौन सी संख्या बनेगी? एक अभाज्य संख्या बनेगी। अब देखो, कह रहा शुद्ध वर्ग है, एम एक शुद्ध वर्ग है, एन एक शुद्ध वर्ग है। ठीक है, उसके बाद इसका ये शुद्ध घन है। तो कह रहा कथनों को बताइए, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या एम एक्स एन एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो श्योर है कि एम एक शुद्ध घन है। तो शुद्ध घन और शुद्ध वर्ग का जो मल्टीप्लाई कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। और ये क्वेश्चन मैं भी बाद में भी आपको समझाऊंगा, इसमें अभी क्वेश्चन मार्क कर लो क्योंकि इसमें मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? काव्य पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पियाली का काव्य से क्या संबंध होगा? चलिए भाई देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कशन है यहाँ पे। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है पुत्र की। ठीक है, तो काव्य पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पियाली का काव्य से क्या संबंध होगा? तो देखो भाई, काव्य जो है पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की क्या है? पियाली का काव्य से क्या संबंध है? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो भाई, मान लो ये इसका पुत्र क्या है? इसका जो पुत्र है वो महेश है, महेश हो गया। पियाली काव्य का, फिर ससुर किसका ससुर है? ये पियाली का ससुर है। तो पियाली का ससुर कौन है? ससुर हो गया, ससुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब महेश की पत्नी कौन होगी? पियाली। ठीक है, और पियाली की, अब देखो काव्य क्या हो गई? पियाली की माता होंगी। ठीक है, क्योंकि उसका ससुर है, इकलौता भी है। अब महेश काव्य, तो इसके अनुसार स्पष्ट हो गया कि जो पियाली है काव्य की क्या हो गई? माता। तो पियाली का काव्य से बता रहा है क्या रिलेशन है, तो ये इसकी माता होंगी। ठीक है, आप लोग अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही तरीका फॉलो करें। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार था तो उसी महीने के सोमवार की संख्या बताइए। तो सोमवार की आपको संख्या बतानी है, तो आप क्या करेंगे? पीछे चले जाएंगे भाई। 25 को क्या तारीख थी भाई? गुरुवार था। तो 24 जाओ, 22 जाओ, 23 जाओ, 22 आओ, तो 22 को क्या मिलेगा आपको? सोमवार मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना कि सोमवार 22 को पड़ रहा है तो 7 दिन और कम कर दो। तो 7 देखो किस किस दिन सोमवार पड़ सकता है। तो एक तो 22 तारीख को पड़ा, तो 22 से 7 दिन कम करोगे तो क्या आ जाएगा? 15 7 22। तो 15 को पड़ा, 15 में 7 और कम, 8 7 15, 8 को पड़ेगा, 8 में 7 कम कर दो 1। तो 1 8 15 22 और 22 में 7 जोड़ोगे तो 29। इन दिनों में हमारा क्या पड़ रहा? सोमवार पड़ रहा। अब देखो इनमें से कौन सा नंबर दिए भाई? तो 3 दिए, 4 दिए, कितने पढ़ रहे हैं भाई? 1 2 3 4 5। तो कितने सोमवार पढ़ रहे हैं? टोटल 5 सोमवार पढ़ रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में मेल नहीं खाता है। तो नम, नन, सूरवीर, मुनि, पादरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सूरवीर का रिलेशन नहीं है, नन, मुनि या पादरी का रिलेशन तो एक ही है। वही विकल्प चुने जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए। ठीक है, कागज का संबंध किताब से है, कागज से क्या करती है? किताब बन रही है। तो यहाँ पे जो फोन का वार्ता से नहीं है, पहिया का कार से नहीं है, धातु से क्या बन? सिक्के से धातु बन रही है। मतलब
धातु से सिक्का बनना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। चलिए भैया अगले पॉइंट में चलते हैं। वह संख्या चुने जिस श्रेणी में प्रश्न चिन्ह दिया। ठीक है भाई, खतरनाक दिए। देखो नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। नंबर कम भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन वाला सीन है। अच्छा देखो 551 में अगर 255 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 11 में 5 गए 6, 10 में 5 गए 5 और 4 में 2 गए 2, तो क्या आ रहा है 256 आ रहा है। ठीक है, चलो अब इसके बीच का तो दिए नहीं रिलेशन, चलो इसके बीच का देखते हैं। तो अगर 63 में 31 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 और 3। ठीक, तो देखो ये कहीं स्क्वायर भी नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे जाओ 16 आ गया, फिर यहाँ पे जाओ 15 8 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है अगर उल्टा देखो थोड़ा बन रहा है, सिस्टम बन रहा है। देखो 8 8 टू जा 16, 16 टू जा देखो 32, 32 टू जा 64 और 64 टू जा 128। तो कहीं ना कहीं देखो 7 7 में 8 जोड़ा 15, 16 जो 31, 31 32 जोड़ा क्या आ गया 31 32 कितना होता है, सॉरी 31 में 32 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 में 64 जोड़ो भाई, 63 और 64 जोड़ो भाई कितना होता है। 63 में अगर 64 जोड़ेंगे तो कितना हो, 4 3 7 और 6 6 12 कितना आ गया 127। चलो भाई 127 रख के देते हैं। अब 127 में 128 जोड़ो, तो 127 में जब 128 जोड़ेंगे तो कितना 8 7 15 2 2 4 1 सॉरी 8 7 128 8 7 15 4 1 5 और 2। ठीक है 8 7 16 सॉरी 8 7 16 तो कितना आ रहा है 256 सॉरी 255। तो 255 ही यहाँ पे देखो बन गया ना भाई। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, देखो जल्दी नहीं है, देखो अभी हमें यहाँ प्रैक्टिस करना है, समझना चाहिए। देखो 8 का अंतर, यहाँ 16 का अंतर, यहाँ 32 का अंतर, तो से हो रहा है यहाँ 64 का अंतर होगा सर, यहाँ पे 128 का अंतर होगा। तो देखो जोड़ते जाओ तो यहाँ 63 में 64 जोड़ोगे तो 127 आएगा। अब 127 में अगर आप 128 ऐड करते हो तो कितना आएगा 552। देखो 552 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या 127। क्या आ जाएगा राइट आंसर 127। तो ऐसे कभी कभी बैकग्राउंड से भी चेक कर लेते हैं। अब देखो निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त पद की संख्या बताइए क्या होगी। भाई सिंपल है, पहले ऐसे चलते हैं। तो माइनस माइनस भूल जाओ अभी, तो माइनस देखो 32 जोड़ो, 32 में 23 अगर माइनस है सब टाइप, तो 23 में से 9 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। देखो 23 7 20 2 32, फिर माइनस हटाओ माइनस प्लस का, फिर इसमें क्या जोड़ोगे, अगर 14 में 9 जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा, फिर 5 में 9 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। तो श्योर है कि हमें और घटाना पड़ेगा। तो बताओ -4 -0.5 है, तो हमें 9 जोड़ना है, तो 9 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा, मतलब 1 से अधिक आ जाएगा। तो कितना अधिक आएगा भाई, ये माइनस है, यहाँ पे देखो संख्या प्लस हो रही है। तो आप अगर 0.5 में +9 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस का 0.4 आ जाएगा भाई। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब कुल मिला के सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जुड़ जाएगा। क्योंकि 32 में देखो -2.3 में अगर आप 3.2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो माइनस का 2.3 और माइनस माइनस यहाँ भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3.2, तो क्या आ गया प्लस का 0.9। यही चीज़ मैंने फॉलो कर ली है सब में, तो इसमें फॉलो किए तो अपना क्या आ गया भाई -0.5 में प्लस का 0.9 ऐड करोगे तो प्लस का 0.4 आ जाएगा। आ गया सर, और चेक कर लो। अब प्लस के 0.4 में प्लस के 0.9 जोड़ोगे तो प्लस का 1.3 आ जाएगा। देखो और लास्ट हमारा नंबर दिए भी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा 0.4 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित कूट में भाषा को वेलकम को इस फॉर्म में लिखा गया है, तो कूट की भाषा को इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं भाई। तो W के बाद Z आया है, WUV +3। ठीक है भाई, दूसरा चेक करते हैं। E के बाद EBCDEFGHI 3 का अंतर के बाद फिर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 3 का लास्ट वाला देख लो, I है, I के बाद E है, तो I के बाद E देखो सॉरी E के बाद I देखो तो कितना फिर 3 का अंतर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीरीज में 3+ करके लिखना है। तो D के बाद क्या होता है EFG, क्या लिख सकते हैं EFG। तो अब देखो W के बाद Z आया है, समझना बात को, W के बाद क्या आया है Z आया है। तो देखो निश्चित कूट में भाषा वेलकम को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ये दिए गए विकल्प में किसका कूट है। देखो उल्टा पूछ लिया है, मतलब इसको सीधा किया, इसको उल्टा कर दिया, मतलब ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आपसे पूछ रहा है ये किस क्वेश्चन का आंसर है।
तो मतलब कहानी का रुख ये है कि आपको ना इसको नीचे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? DUSSRDFK, इसको नीचे लिखो। अब इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने 3 ऐड करके आंसर निकाला था, हमें इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई 3 माइनस करोगे यहाँ A आ जाएगा, U में 3 माइनस करोगे तो R आ जाएगा, इसमें S में 3 माइनस करोगे PQRS P आ जाएगा, फिर S है, फिर P है। तो देखो ARPP कहाँ है? ARPP दोनों ARPP, तो ये आपका आंसर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कूट है ये किस क्वेश्चन का है, तो ये इसका है, कूट है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना। चलो इसको पढ़ते। एक कक्षा में 11 की मध्यावधि परीक्षा में 42% गणित में, 54% भौतिकी में और 48% छात्र रसायन विज्ञान में असफल हुए। सभी तीनों विषयों में केवल 10% छात्र असफल हुए। भौतिक और रसायन में 20% छात्र, रसायन और गणित में 15% छात्र असफल हुए और भौतिक और गणित को मिला के 18% छात्र असफल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत कितना होगा जो केवल दोनों विषयों में असफल हुए? भाई तो इसमें वेन डायग्राम बनाना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। चलो करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि डायग्राम में ना हम लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ पाए। चलो भाई तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम में 3 चीज़ें बनाते हैं। एक हम लोग बना लेते हैं गणित का, एक हम लोग बना लेते हैं भौतिक का, एक हम लोग बना लेते हैं रसायन का। चलो तो गणित में कितने परसेंट है? 42% है सर। भौतिकी में 54% है और रसायन में कितने? 48% है। चलो फिर कह रहा है कि तीनों विषयों में 10% है जो, अच्छा तो 10% है तीनों में, तो यहाँ पे आ गया 10% जो बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है, अरे यार फिर डायग्राम चला गया। चलो फिर से बना लेते हैं, अलार्म बज गया। ये मैथ हो गया, ये फिजिक्स हो गई, ये केमिस्ट्री हो गई। मैथ में 42% है, फिजिक्स में आपका 54% और केमिस्ट्री में 48%। 10% हैं जो तीनों में असफल हैं। फिर कह रहा है कि भौतिक और रसायन में 20%, बट भाई फिजिक्स और रसायन में 20%, तो यहाँ पे 20 आ गया, समझना बात को। फिर 15% क्या है? गणित और रसायन में। गणित कहाँ है? गणित ये है, रसायन ये, तो यहाँ पे 15% यहाँ पे आ गया। ठीक, मैं कलर चेंज कर देता हूँ भाई, चाकी यार दिमाग में रहे। देखो ये 15% हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? फिर 20% रसायन और विज्ञान, रसायन 20% हो गया, 15% भी हो गया। अब 18% बचता गणित और भौतिकी, तो यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब ये चीज़ बन गई। अब क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है केवल दोनों विषयों में असफल होने वाले छात्रों की संख्या बताओ, कितने असफल हुए? सॉरी एक सेकेंड, रुको। अब देखो याद हो गया, मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूँ ना, थोड़ा डायग्राम जूम करके बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम किए ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझो। देखो यहाँ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने बनाया मैथ का, ये मैंने बनाया भौतिक का और ये मैंने बनाया आपका रसायन का। अब देखना बेटा, 42% था, 54% था फिजिक्स, मैथ और ये था 48%। कह रहा है 10% जो तीनों में फेल है, तो 10% ये हो गया, तो 10% सबसे कम भी तो होता जाएगा। तो अब यहाँ 32 बचा, यहाँ 44 बचा, यहाँ पे 38 बचा। ठीक है, अब कह रहा है जिसमें से क्या 18%, जिसमें से आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, तो 20% क्या आपके दो भौतिक और रसायन में, तो 10% कम हो गया, तो 20 में 10 गए तो कितना बचा? 10% यहाँ बचा। 18% कह रहा है गणित और भौतिक में, तो 10 चले गए तो 18 में कितना बचा? 8% बचा यहाँ पे। उसके बाद 15% आपका गणित और रसायन में, तो 10 चले गए तो 5% यहाँ पे बचा। तो पूछ रहा है ऐसे बताओ जो तीनों में, तो बेटा देखो ऊपर 8 जो तीनों में असफल है, यहाँ 5 जो तीनों में असफल है, यहाँ 10 जो तीनों में असफल है। तो 15, 10, 5, 15, 8, 23, तो 23% ऐसे स्टूडेंट है जो हर एक विषय में 2-2 में एब्सेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 23%। देखो 23% ऑप्शन दिए, हाँ सर डी पार्ट दिए है। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐसे करना। देखो इसको आराम से क्वेश्चन को करो, ठीक है, कहेगी जल्दबाजी नहीं। मैं चाहता तो आंसर टिक करके आगे बढ़ जाता, मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए साथ ही साथ सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिए गए कथनों में विचार करिए। कथन क्या दिए? राम एक कलाकार है, कलाकार सुंदर है। राम एक कलाकार है और कलाकार सुंदर। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? सभी सुंदर व्यक्ति कलाकार होते हैं। राम सुंदर है, राम सुंदर नहीं है। सुंदर व्यक्ति कलाकार नहीं होती। ठीक, तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो बताइए 41 का राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष नंबर 2,
कि राम क्या है, सुंदर है। बस ये एक निष्कर्ष निकल रहा है कि राम एक कलाकार है और कलाकार क्या कह रहा है, वो सुंदर है, तो राम सुंदर है। ठीक है, चलिए 42 में देखते हैं, दिए गए आकृति में दर्पण दर्पण प्रतिबिंब की दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण कैसा होता है भैया, दर्पण होता है ऐसे, तो इसके पीछे कैसा बनेगा भाई, ये ऐसे बन जाएगा। कैसा बनेगा भाई, बताओ 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 बताओ, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे बन जाएगा कुछ। ठीक है, ऐसे ऐसे बन जाए। ठीक, तो चेक करो इसमें कौन सा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो नीचे कौन सा आ रहा है, देखो लाइन के अकॉर्डिंग देखो तो यही एक लाइन है जो कॉमन आ रही है और ये आगे है, तो आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ए बी सी डी और ए सी दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति पर बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही क्रम हो। ए सी के दाएं बगल में बैठा है, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए का पड़ोसी नहीं है। तो बताओ ए के दाएं बगल में कौन बैठा है। चलो भाई पहले सॉल्व करते हैं। सब कहाँ की ओर, देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो मतलब सभी के सभी मुंह इधर की ओर हैं। तो 5 हैं, ए बी सी डी, नहीं कितने, 4 है ना, ए बी सी डी, ई भी है क्या, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी बस दिए। ठीक है, इतने ही दिए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे कितने होने चाहिए, ई तो ऑप्शन में दिए, तो इसका मतलब 5 है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है यहाँ पे। ए बी सी डी ई, यहाँ पे ई कर लेंगे। चलो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए सी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ए से लेके सी। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे लगता है कहीं फॉल्ट, इसको देखेंगे अभी, चलो को सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए सी के दाएं बगल में बैठा है, ए सी के दाएं बगल में बैठा है। तो मान लो अगर ए दक्षिण की ओर बैठा है तो ए यहाँ पे अगर बैठा है, सॉरी ए अगर यहाँ बैठा है तो अभी यहाँ पे मान लेते हो, तो सी उसके दाएं साइड बैठ गया। चलो ठीक है, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो ए और बी, तो बी हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसके बीच में 2 व्यक्ति, या तो सी हो सकता है, या तो डी, सॉरी या तो डी हो सकता है, या तो ई हो सकता है। फिर कह रहा है कि ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे तथा ए का पड़ोसी नहीं है। कौन, तथा ए का पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है ए का पड़ोसी, बी ए का पड़ोसी नहीं है। तो बी ए का पड़ोसी नहीं, वैसे भी नहीं है, तो यहाँ पे डी ए का पड़ोसी नहीं, तो डी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई। देखो बेटा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को सही से प्रिंट नहीं किया, इसमें मिस्टेक है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कह रहा है ए के दाएं बगल में कौन बैठा, तो ए के दाएं बगल में कौन बैठेगा, दाएं बगल में, दक्षिण की ओर करने पे इस साइड, तो दाएं साइड क्या हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग है, इसमें चीज़ें सही से नहीं दी हैं, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नहीं करना। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, सही से इसमें इसमें थ्योरी सही से नहीं दी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो छाप ही रहे हैं। चलो नेक्स्ट, यदि मोहन सोहन से लंबा है और रमेश मोहन से छोटा है और संगीत तालिका में सबसे लंबी है, तो लेकिन सोहन से छोटी है, तो उनमें से कौन सा सबसे लंबा हुआ। ठीक है, चलो बताना है। तो कह रहा है जो मोहन है वो सोहन से लंबा है, चलो सोहन से लंबा कर देते हैं। रमेश मोहन से छोटा है, तो रमेश क्या होगा, मोहन से छोटा, और संगीत तालिका से, तो देखो रमेश मोहन से छोटा है, तो मोहन तो बड़ा हो गया रमेश से। ठीक है, उसके बाद कह रहे और संगीता तुलिका से लंबी है, तुलिका से लंबी, संगीता तुलिका से लंबी है, टी मान लो, लेकिन सोहन से छोटी है, संगीता सोहन से छोटी है, तो सोहन हो गया इससे लंबा, उससे लंबा हो गया आर से लंबा हो गया मोहन, तो पूरा सबसे लंबा क्या हो गया, तो सबसे लंबा कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है, तुलिका सबसे छोटी, तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहन इज द राइट आंसर। निम्न घन को खोला जाता है तो कौन सा पैटर्न बनेगा। चलो भाई बताओ कौन सा पैटर्न। देखो भाई सबसे मेन बात है कि ये दोनों एक साथ रहेंगे, यही एक हमें हिंट दिए है, ये दोनों एक साथ रहेंगे। चलो देखते हैं कहाँ पे हैं, एक साथ रहेंगे और खुलेंगे तो कैसे खुलेंगे, तो इसको देख लो, इसके जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जब ओपन होगा तो ये सबसे उस साइड होगा। देखो हमारा ओपन होने के बाद कैसा बनेगा कुछ, देखो ये इसके पास नहीं होगा, देखो खुलेगा तो ऊपर साइड, तो एक देखो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है, ये वाली। ठीक है, उसके और देख लेते हैं, कोई और तो नहीं दिए, देखो और किसी में भी ऐसी पॉसिबिलिटी, देखो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे और भी देने चाहिए थे इन्हें जैसे एक्स हो गया, क्रॉस हो गया, या कुछ ऐसा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये आएगा। क्या आएगा, राइट आंसर ये आएगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया होगा,
क्रॉस का साइन या तो बॉक्स का साइन यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। अब समान जानकारी आगे, चलो हो सकता है मैथ के कुछ क्वेश्चन इस सेशन में गलत थे हाले, चलो उसको बाद में देख लेंगे। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समान जानकारी। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? बताइए कहाँ पे अनावरण किया है? तो ये किया है आपका हिरोशिमा में, सॉरी हाँ, हिरोशिमा जापान में महात्मा नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इनमें से कौन सा दिवस सही सुमेलित नहीं है? बताओ, चलो इसको बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाई किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। विश्व कैंसर दिवस 1 फरवरी को नहीं मनाया जाता, 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो यही आंसर गलत हो गया। निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का एक हिस्सा नहीं है? कौन सी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो ये है आपका तिल्लाना, तराना, ध्रुपद और धमार, ये सब है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो निर्गस भारत का है, नरगिस आपका फिलीपींस का, ये गलत है आपका, क्योंकि नरगिस आपका म्यांमार का है। क्या है? म्यांमार का है, म्यांमार का है। सैंडी हैते सही है, कैनेथ मोजाम्बिका सही है। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन को आरंभ किया है? तो ये किया है आपके विरल देसाई ने। किसने किया? विरल देसाई ने किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कामगारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ये आपका बी पार्ट सत्य है। उत्तर प्रदेश के सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। करेंगे कामगारों की संख्या जब पढ़े लिखे बेरोजगार जो हुए जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में से अक्ष किसे कहते हैं? अक्ष किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का संबंध कहाँ से था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का जो मूल नाम था बताइए क्या था इसका? तो इसका था रामचंद्र पांडुरंगा को ही तात्या टोपे कहते थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मूल उद्देश्य था ये था गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ, जो कि अभी तक नहीं हटी है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए किस मंत्रालय ने 75/25 नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने की है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये की गई है दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित की गई है? दिल्ली में, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत? तो ये है अनुच्छेद 249, याद रखिएगा। 249 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र उनके पास है। निम्न वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो ये रहता है क्षोभ मंडल में। कहाँ पे विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल पे रहता है। एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? एक पारितंत्र में कौन कौन से दो घटक होते हैं आपको बताना है। कि पादप प्राणी होते हैं, जीव अजीव होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीव अजीव। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आपके, वे थे आत्माराम पांडुरंगा। इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंगा प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। मई 2023 में पुरुषों की जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा, नो डाउट, पिछले साल भी थे। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो किसके समक्ष लेगा? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लाल दरवाजा मस्जिद और झंझीरी मस्जिद, जामी मस्जिद और टाला मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ये सभी के सभी आपके कहाँ पे स्थित है? जौनपुर में। कहाँ स्थित है? जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट, वरिष्ठ तीर्थयात्रियों को मुक्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? तो सबसे पहली बार किया गया है नालंदा में। वैश्विक बौद्ध से रिलेशन है तो नालंदा आ ही जाएगा। कंप्यूटर सबसे इम्पोर्टेंट, जो बच्चों को बहुत टफ लगती है, चलो पढ़ते हैं। इंटरनेट में पासवर्ड शब्द का उपयोग करने के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध न किया जा सके। इसे क्या कहते हैं? तो भैया इसे कहते हैं कोडिंग। दैट इज कॉल्ड कोडिंग। इसे क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्नलिखित में से नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? तो किसकी संचरण गति सबसे उच्चतम होती है? तो लैन की। क्या होती है? लैन की। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हमला सतह या अटैक सरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम और ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो कौन सा है ये आपका? तो ये आपका है फ्लो चार्ट, ग्राफिकल एल्गोरिदम। इंटरनेट से आपको कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? इंटरनेट के द्वारा जब कंप्यूटर में फाइलों का ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है? एक संस्करण दूसरे संस्करण में अनुवाद कर सकता है, तो यही आपका सही नहीं है, क्योंकि अनुवाद नहीं करता, ट्रांसफ़र करता है। लेगेसी सिस्टम में डाटा प्राप्त करता है, दूसरे मॉड्यूल से डाटा प्राप्त करना या मानक सूचित कार्यक्रम का प्रयोग कर सकता है। ये तीनों सही है, बट पहला आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम का क्या कार्य दर्शाया गया है? किससे दर्शाते हैं? तो CD रोम को दर्शाते हैं आपको ऑप्टिकल डिस्क होती है। क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। ओके। किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है। नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना भी किया जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट में 74, इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट और आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आपका मॉडम की तरह काम करता है। ठीक है। किसी संस्था द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण करने किसके द्वारा किया जाता है? मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो बताओ भाई, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्लॉक स्पीड। क्या बोलते हैं उसे? क्लॉक स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्लॉक स्पीड। क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। स्प्रेडशीट की जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? तो एक आसान तरीका आपका क्या है? फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस करना। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? प्रथम पीढ़ी तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, दूसरी पीढ़ी आपकी आधारित थी ट्रांजिस्टर पर। किस पे आधारित थी? ट्रांजिस्टर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? पूछ रहा है कौन सा एक संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो नॉर्टन है वो, जो संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किस चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता है? तो ये है चुनिंदा कमांड चलाने के लिए। डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए किया जा सकता है, कमांड रद्द करने के लिए किया जा सकता है, एक चयनित ड्रॉप सूची को बंद करने के लिए किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लाया जाता है? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि POP3 याद रखेंगे, POP3 प्रोटोकॉल पाया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म भी बहुत आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश संबंधित। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है बेटा? ये है आपका बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादक किस देश में? मक्का कह रहा हूँ। इसमें किस देश का होता है आपका? किस का होता है? पहला गन्ना का और आलू का। तो इसके अकॉर्डिंग डी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा पूरे देश में। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका वाराणसी में। कहाँ पे अवस्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? भावर क्षेत्र आपकी किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? तो कंकरीली और पथरीली मिट्टी में पाई जाती है। मृदा रक्षण को रोका जा सकता है। मृदा रक्षण को कैसे रोका? वनोरोपण करके, सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा चुकी है? नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी ग्रेटर नोएडा में। कहाँ की गई है? ग्रेटर नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव निर्मीकरण है? तो रबड़ आपका जैव निर्मीकरण है। निर्मीकरण रेन्यूएबल इंग्लिश में बोलते हैं, रेन्यूएबल, दोबारा जो कर सकते हैं। ठीक है। 6 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाले एक प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया था? तो ये किया था सुथनी। क्या है ये? सुथनी पे है। कहाँ पे ये? एक सेकेंड, हाँ सुथनी पे। तो 88 का क्या हो जाएगा? डी पार्ट। कहाँ पे किया था? सुथनी में। सुथनी कहाँ पड़ती है बेटा? गोरखपुर में। कहाँ है सुथनी? गोरखपुर में।
सुथनी जगह गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में जैन बुद्ध धर्मों के एक प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो ये आपको भी पता है, कौशाम्बी। कौशाम्बी पिछले क्वेश्चन में भी था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार हैं? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार हैं? तो ललितपुर। कहाँ पे? ललितपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किससे अधिक? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किससे? लास्ट में भी कल था, म्यांमार और बांग्लादेश से तो अधिक है, तो पाकिस्तान से। तो सबसे ज़्यादा कौन से अधिक है? बांग्लादेश से भी है, और हमारा देखो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट है। तो डी पार्ट में क्या क्या आ रहा है? 134, मतलब बांग्लादेश में है, जापान है, और आपका पाकिस्तान से अधिक है हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, कहाँ पे स्थित था आपका? तो ये लखनऊ में स्थित था आपका। ठीक है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु का मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव था, सबसे पहले कौन सा था? ये था 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। निम्नलिखित में कौन से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो ये नेताजी थे हमारे, कौन से थे? मौलवी लियाकत अली खान। मौलवी लियाकत अली। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है, 912:1000 में। क्या है? 912:1000 में। अगले पॉइंट में चलते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है आपका? तो ये हथकरघा उद्योग है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, कहाँ पे स्थापित की गई है? ये आपकी रायबरेली में स्थापित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गुरु कृपा यात्रा स्टार्ट की है? तो गुरु कृपा स्टार्ट की है आपकी लखनऊ शहर से। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी के क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है आपका शारदा रामगंगा नदी से। कहाँ से? शारदा रामगंगा नदी से। तो सूची को सही सुमेलित कीजिए, तो सही सुमेलित करना है सूची को। तो कौशाम्बी कहाँ पे आता है आपका? कौशाम्बी आता है घोषित राम घाट में आता है। ठीक है। कुशीनगर आपका आता है रामाभर स्तूप होता है। सारनाथ कहाँ पे? धमेक स्तूप बोलते हैं उसे। और श्रावस्ती आपका सहेत महेत स्तूप बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? 2314। तो 2314 देखो कहाँ पे है? तो सी पार्ट। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन? डी पार्ट। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6 से 7 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं, और इसी तरह हमारे 15 प्रैक्टिस सेट रोज़ आपको एक ना एक मिलता रहेगा। और अल्टरनेट डेज में आपको यूपी का जो आपका समान अध्ययन है, यूपी वो भी आपको मैं प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। यूपी का समान अध्ययन, जिसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पॉलिटी सब पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मैं यूपी का जो अध्यायवार आपका जो मेन यूपी के लिए स्पेशल है वो भी मैं लाने वाला हूँ। ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।